वेलकम दोस्तों। आज हम आपके सामने फिर एक दूसरी क्लास भारतीय संविधान एवं राज्यव्यवस्था की लेकर आ चुके हैं। अब से पहले हमने बात की थी कि बहुमत कितने प्रकार का होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि बहुमत क्या है और किस बहुमत का प्रयोग कहां पर हम करते हैं। अब हम अगली कक्षा में आज हम जानेंगे कि प्रस्तावना क्या है और प्रस्तावना उद्देश्य के प्रस्तावना को उद्देश्य का क्यों कहा गया। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना होती क्या है। असल में प्रस्तावना जो है हमारे भारतीय संविधान का एक प्रारूप है, यानी हम इस प्रस्तावना से भारतीय संविधान के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है कि भारतीय संविधान कैसा है। अब ये बताती क्या है, ये भारतीय संविधान के उद्देश्य एवं आदर्शों, दूसरी बात कि शासन प्रणाली का स्वरूप और तीसरा लागू होने की तिथि। यानी हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो प्रस्तावना है उसमें इन तीन चीज़ों का वर्णन किया गया है कि भारतीय संविधान जो होगा उसके क्या उद्देश्य हैं और उसके आदर्श क्या क्या हैं। दूसरा कि उसकी शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा होगा और तीसरा उसकी लागू होने की तिथि। यानी हमारे भारत की प्रस्तावना में इन तीन चीज़ों का वर्णन आपको मिलता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे प्रस्तावना क्या है, कि भारतीय संविधान के उद्देश्य और उसके आदर्श क्या क्या होंगे और उसका जो शासन प्रणाली है उसका स्वरूप कैसा होगा और लागू होने की तिथि क्या होगी। यानी ये हमारी प्रस्तावना के अंदर ये बातें वर्णित हैं। अब मैं आपको बताऊं कि प्रस्तावना जो थी उसको उद्देश्य का क्यों कहा गया। यानी अब माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपकी प्रस्तावना है, प्रस्तावना को उद्देश्य का क्यों कहा गया। ठीक है, यानी जो प्रस्तावना है हम उसको अपने संविधान में उद्देश्य का उसको क्यों कहते हैं। तो आपको एक बात का पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, जब उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने पेश किया था संविधान सभा के सामने, तो इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 में क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था इसको कब 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इस उद्देश्य प्रस्ताव ने भारतीय संविधान में प्रस्तावना की जगह ली। ठीक है, यानी जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव ही है। जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था, उस पारित होने के बाद वही आगे चलकर प्रस्तावना बना। ठीक है, इसलिए हम प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें बता दूं, जैसे कि जो आपकी प्रस्तावना है, प्रस्तावना का स्रोत, प्रस्तावना का स्रोत कौन है, यानी प्रस्तावना जो है वो कहाँ से ली गई है, इसके लिए क्या रिसोर्स यूज किया गया है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 22 जनवरी को उसको पारित कर दिया गया, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव ने किसकी प्रस्तावना की जगह ली, यानी उसमें जो बातें थीं
वही उद्देश्य प्रस्तावना में वर्णित हैं। तो मतलब प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? उद्देश्य प्रस्ताव से, ठीक है, यानी ये इसका स्रोत है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रस्तावना का जनक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये आपको फैक्ट के रूप में ध्यान रखनी है। एग्जाम में अगर आप वनडे एग्जाम देते हैं तो उसमें बातें मालूम कि प्रस्तावना का स्रोत क्या है और प्रस्तावना का जनक क्या है, ठीक है। और प्रस्तावना भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है, ठीक है। यानी यूएसए के संविधान से हमने अपने भारत में प्रस्तावना को शामिल किया है। और जो हमारी प्रस्तावना है यानी जो उद्देशिका है, इसकी जो भाषा है यानी इसकी जो भाषा है उस पर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव नज़र आता है, ठीक है। यानी जो हमारी प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है उस पर कहीं ना कहीं किसकी भाषा का प्रभाव नज़र आता है? आपको ऑस्ट्रेलिया की भाषा का प्रभाव नज़र आता है। ये थोड़ी फैक्ट थी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि प्रस्तावना होती क्या है? मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान के उद्देश्य एवं आदर्शों का वर्णन है, ठीक है। शासन प्रणाली कैसा होगा, इसका स्वरूप भी किसमें? प्रस्तावना में है। और लागू होने की तिथि ये भी उसी के अंदर है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहा गया, वो मैंने आपको अच्छी तरह समझाया। और अब फिर कुछ फैक्ट हमने पढ़े कि प्रस्तावना का स्रोत क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कहाँ से प्रस्तावना को लिया गया है? यहाँ से लिया गया है। जनक इसका कौन है? यानी इसका जन्मदाता कौन है जिसने इसको दिया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, तो वही इसके जनक होंगे। और ये ली कहाँ से गई है? यूएसए से। और यानी आप अमेरिका लिखेंगे, अमेरिका से इसको लिया गया है, ठीक है। और भाषा कौन सी इसकी? ऑस्ट्रेलिया। मतलब जो हमारा प्रस्तावना है उस पर किस भाषा का प्रभाव पड़ा है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो भाषा है उसका अधिक प्रभाव इसको देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, प्रस्तावना की कुछ अन्य बातें भी हम पढ़ लेते हैं। अब जो प्रस्तावना है प्रस्तावना की कुछ मुख्य बातें, ठीक है। यानी प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या है? सबसे पहला कि सत्ता का स्रोत, ठीक है। यानी सत्ता के स्रोत समझते हैं ना कि सत्ता जो बनेगी उसे कौन बनाएगा? तो सत्ता का स्रोत क्या है? लोक प्रभु है। यानी ये बातें हमारी प्रस्तावना में ही है कि सत्ता का स्रोत क्या है? लोक प्रभु। और दूसरा सत्ता का स्वरूप, यानी सत्ता का जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा? तो हम देखेंगे कैसी, मतलब जो यहाँ पर जो सत्ता होगी जो हमारे भारत पर शासन करेगा यानी उसका स्वरूप कैसा होगा? तो उसका स्वरूप कैसा होगा? वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगी, ठीक है। वो लोकतांत्रिक होगी, समाजवादी होगी, गणराज्य होगा और आपका पंथ निरपेक्ष होगा, ठीक है। यानी जो यहाँ पर सत्ता का स्वरूप कैसी सत्ता होगी, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार के हिसाब से जो यहाँ पर सत्ता होगी उसका स्वरूप क्या है, यानी वो देखने में कैसी है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मैं अभी एक एक वर्ड को हम पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है। दूसरा कि यहाँ जो होगी वो लोकतांत्रिक होगी, समाजवादी होगी, गणराज्य होगी और पंथ निरपेक्ष होगा, ठीक है। हालांकि स्टार्टिंग में संविधान में
क्या वर्ड था यहाँ पर? धर्मनिरपेक्ष था, धर्मनिरपेक्ष। इसको कब चेंज किया गया और क्यों इसको बदला गया, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सत्ता का स्रोत लोक प्रभु है, हम इसको भी अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यानी पहले हमने सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ और भी बातें हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी है कि यहाँ पर सत्ता का स्रोत क्या है, उसका स्वरूप क्या होगा, और स्वरूप में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, गणराज्य, पंथनिरपेक्ष, ये सारी बातें उसके अंदर आएंगी, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट अगर मैं इसमें ऐड करूं तो तीसरा पॉइंट होगा जो सत्ता होगी उस सत्ता का उद्देश्य क्या होगा, ठीक। अगर मैं उसके उद्देश्य की बात करूं कि जो यहाँ पर सत्ता होगी उसका उद्देश्य क्या होगा, तो उसका जो उद्देश्य होगा इसको मैं थोड़ा क्लियर करूं। जो सत्ता होगी, सत्ता का उद्देश्य, कैसी सत्ता होगी, तो सत्ता जो होगी वो न्याय, समानता, स्वतंत्रता, ठीक है, और अखंडता, एकता एवं अखंडता, एकता एवं अखंडता, और व्यक्ति की गरिमा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो सत्ता होगी उसकी ये बातें होंगी कि सत्ता जो होगी उसका क्या उद्देश्य होगा, कि वो न्याय करेगी, वो सबके साथ समान व्यवहार करेगी, स्वतंत्रता देगी, एकता और अखंडता का ख्याल करेगी, और व्यक्ति की गरिमा का भी उसको ख्याल। यानी उस सत्ता के जो उद्देश्य होंगे ये उसके उद्देश्यों में बातें वर्णित होंगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब न्याय, समता, समानता, स्वतंत्रता, एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, ये बातें क्या होती हैं, अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमने सबसे पहला वर्ड पढ़ा था कि सत्ता का स्रोत, यानी सत्ता का स्रोत क्या होगा। तो हमने देखा, मैंने आपको बताया कि सत्ता का जो स्रोत है वो लोक प्रभुता है। हालांकि लोक प्रभुता का हमारे संविधान में कहीं भी प्रस्तावना में जिक्र नहीं किया गया है। तो लोक प्रभुता का अर्थ जो होता है, अगर मैं आपको अर्थ बताऊं, इसका मतलब होता है लोक का मतलब हो गया जनता, जनता का, यानी जनता प्रभु है। लोक, जनता प्रभु है, यानी यहाँ हमारा जो संविधान है उसमें जनता प्रभु है, यानी जनता ही सर्वोच्च है। अब इस शब्द का तो हमारे संविधान में जिक्र ही नहीं है, तो हमने ये कैसे लिया कि हमारा सत्ता का स्रोत जो है लोक प्रभु होगा। तो अब इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी जो प्रस्तावना है वो कहाँ से शुरू होती है कि हम भारत के लोग, यानी ये हमारा प्रस्तावना यहाँ से शुरू होती है कि हम भारत के लोग। अब लास्ट में आता है कि अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, यानी जो प्रस्तावना है वो यहाँ से शुरू होती है कि हम भारत के लोग, भारत को एक बहुत सारी बातें यहाँ पर हैं, फिर लास्ट में 3 वर्ड हैं
कि अंगीकृत करते हैं, उसको अधिनियमित करते हैं और उसको आत्मार्पित करते हैं। ये 3 बातें हम देखते हैं। अब अंगीकृत का मतलब ये है, अंगीकृत मतलब किसी पर हस्ताक्षर करना। और जब आप किसी पर हस्ताक्षर करते हैं, जैसे मैं आपके सामने कोई एक एप्लीकेशन प्रस्तुत करूं और मैंने लिखा कि आप यहाँ पर हस्ताक्षर कर दो और यहाँ पर इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर अपने साइन करते हैं तो उस साइन करने के पीछे एक रीज़न अगर हम जाकर देखें कि इसका निष्कर्ष क्या निकला, तो जिसने यहाँ पर साइन किए हैं इसका मतलब कि वो ऊपर लिखी हुई बातों से पूरी तरह सहमत है। समझ गए बात तो नहीं? तो अंगीकृत का मतलब है कि स्वीकार करना, ठीक है, स्वीकार करना, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक। और सेकंड, अधिनियमित का मतलब है उसको लागू करना, और आत्मार्पित का मतलब है उसको सौंपना। ये मैंने आपको इनके अर्थ बताए हैं। अंगीकृत यानी उसको स्वीकार किया, अधिनियमित उसको लागू किया और आत्मार्पित उसको सौंपा। अब हम भारत के लोग यानी हम भारत के लोगों की बात कर रहे हैं कि उन्होंने इस संविधान को स्वीकार किया, ठीक है, यानी उन्होंने क्या किया, संविधान को स्वीकार किया और हमने उसको लागू किया और हमने उसको आने वाले लोगों को सौंप दिया कि आपको इसके अनुसार चलना है, ठीक है। यानी काम कर कौन रहा है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग मतलब जनता काम कर रही है। तो प्रमुख कौन हुई? जनता। हम ही तो कर रहे हैं, हम ही इसको लागू कर रहे हैं, हमने इसको स्वीकार किया, हमने इसको लागू किया और हम इसको आगे के लिए सौंप रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके पीछे एक निष्कर्ष निकल कर ये आता है कि इसमें प्रभु कौन हुआ, यानी सर्वोच्च कौन? जनता। तो जनता, इसलिए सत्ता का जो स्रोत है वो लोक प्रभुता है, ठीक है। तो मैंने जो आपको बात समझाई आप लोग समझ गए होंगे। कभी कभी मालूम कर लेता है कि सत्ता का स्रोत क्या है, लोक प्रभुता। लोक प्रभुता का हमारे संविधान में कोई शब्द नहीं आया है। इसका अर्थ होता है जनता प्रभु है। अब जनता कैसे प्रभु है, यानी ये हम बात कैसे माने कि जनता प्रभु है? जब आपको ये किसी को प्रमाण देना हो कि जनता प्रभु कैसे है, तो आप बताएंगे कि हमारे प्रस्तावना यहाँ शुरू होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष, इस तरह लास्ट में 3 वर्ड आते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत का अर्थ होता है स्वीकार करना और अधिनियमित लागू करना, आत्मार्पित सौंपना, ठीक है। तो हम ही तो इसको स्वीकार कर रहे हैं और हम ही इसको लागू कर रहे हैं और हमने इसको सौंपा, तो कहीं ना कहीं प्रभु भी कौन हुए? हम। और हम का मतलब जनता। बात समझ के नहीं? तो आप लोग समझ गए होंगे कि सत्ता का स्रोत क्या है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं, जैसे केसी वियर थे, इन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया कि भारतीय संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है, ठीक है। यानी मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलूँ। अब केसी वियर, ठीक है, केसी वियर ने कहा कि भारतीय संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है, ठीक। कभी कभी ऐसे भी स्टेटमेंट देता है कि भारतीय संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है। ये कथन किसका है? तो किसका है? केसी वियर का है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। तो अब इन्होंने भारतीय संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है, ये क्यों कहा, यानी इसके पीछे क्या उनका तर्क रहा, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इन्होंने कहा जो भारतीय संविधान है, ध्यान से समझना, जो भारतीय संविधान है वो संविधान किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था, ठीक है। और संविधान सभा ने जब इसको बनाया था तो संविधान सभा में जो लोग आए थे, प्रांतों से चुन चुनकर जो लोग आए थे, वो अप्रत्यक्ष रूप से आए थे। वो कहाँ से आए? संविधान से, प्रांतों से आए थे। और प्रांतों की विधानसभाओं से, ठीक, बात समझे कि नहीं?
यानी भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। और संविधान सभा में लोग कहाँ से आए? प्रांतों की विधानसभाओं से। और यहाँ से जो लोग आए थे ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आए थे, अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर। ठीक है। अब ये अप्रत्यक्ष चुनाव कौन सा होता है? यानी चुनाव दो तरीके का होता है, एक तो प्रत्यक्ष रूप से जब आप डायरेक्ट वोटिंग करके किसी को चुनते हैं, एक अप्रत्यक्ष रूप से मतलब क्या, पहले आपने किसी को चुना फिर उन्होंने जाकर किसी को चुना। जैसे मैं आपको बताऊं, आप सांसदों को चुनते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप हो गया। और जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो आपके चुने हुए जो सांसद होते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, यानी इनडायरेक्टली। पहले आपने किसी को चुना, वो जाकर किसी को चुन रहे हैं, तो वो अप्रत्यक्ष हो गया। तो ऐसे ही मतलब ये लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर गए थे। ठीक है। और ये जो विधानसभा, जो प्रांतों की जो विधानसभाएं थी, यानी जो विधानमंडल था, यहाँ से जो लोग यहाँ जा रहे थे, इनमें जो चुनाव होता था उस वक्त केवल या तो धनी लोग या जो बड़े बड़े व्यापारी थे, जो शिक्षित और धनी लोग ही केवल चुनाव कर सकते थे। ठीक है। यानी जो प्रांतों की विधानसभाओं में जो जाकर लोग बैठे थे सांसद बनकर, विधायक बनकर, तो वो विधायक जो थे वो केवल धनी और शिक्षित लोगों ने ही उनको चुनकर भेजा था, यानी आम लोगों की उसमें कोई भागीदारी नहीं थी। तो केसी वीर का सिर्फ यही तर्क है कि लोक प्रभुता का मतलब कि सब वोटिंग का मतलब जनता प्रभु है। अब जनता का मतलब सभी को वोट का अधिकार होना चाहिए। जबकि जो संविधान किसने बनाया था? संविधान सभा में। और संविधान सभा के जो मेंबर आए थे ना, वो अप्रत्यक्ष रूप से आए थे कहाँ से? प्रांतों की विधानसभाओं से। और प्रांतों की विधानसभा में जो लोग गए थे ना, वो गए थे केवल धनी और शिक्षित लोगों ने ही उनको चुना था। तो बस ये तर्क इन्होंने अपना दिया था केसी वीर ने। आप इसको ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान में लोक प्रभुता के विराम में ये किसका है? केसी वीर का। आपके लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है। अब हालांकि इसकी बहुत अच्छी काट की है कि केसी वीर का जो तर्क है गलत है। इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि हमारा जो भारतीय संविधान है ये लोकतंत्र को ही मानता है। ठीक है। लोकतांत्रिक हमारा देश है। तो और लोकतंत्र जो होता है वो बिना जनता के जहाँ जनता प्रमुख होती है वहीं पर माना जाता है कि वहाँ पर लोकतंत्र है। तो आज हमने देखा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है और प्रस्तावना में क्या चीज़ें हैं, प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहा गया। फिर कुछ अन्य भाग जैसे हमने देखा कि सत्ता का स्रोत क्या है, उसमें हमने लोक प्रभुत्व पर चर्चा की है। तो कल हम बात करते हैं कि यहाँ का जो सत्ता का स्वरूप है वो कैसा है, उसके बारे में कल बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।